अकाउंटेंसी चैप्टर रेशियो एनालिसिस पार्ट नंबर 2। और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण की उपयोगिता या महत्व। जब हम उपयोगिता या महत्व की बात करेंगे, यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे ये किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है या ये क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किन के लिए उपयोगी है वही पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। पहला पॉइंट हमारा था यूटिलिटी फॉर द इन्वेस्टर्स, इन विनियोजकों के लिए उपयोगिता। विनियोजक या इन्वेस्टर वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया हुआ है, चाहे वो शेयर के रूप में लगाया है, डिवेंचर के रूप में लगाया, उधार के रूप में लगाया हुआ है। तो हम वो व्यक्ति हमारे रेशोज़ के आधार पर ये जानना चाहते हैं कि जो पैसा उन्होंने विनियोग किया है, लगाया हुआ है, क्या उनका पैसा यहाँ पर सुरक्षित है। दूसरा, क्या हमारी कंपनी इतना लाभ कमा रही है कि उनको उनके लगाए गए पैसे पर पर्याप्त मात्रा में ब्याज या इंटरेस्ट पे कर पाएगी। क्या हमारी कंपनी इतना लाभ कमा रही है कि हम उनको लाभांश या डिविडेंड शेयर्स पर दे पाएंगे। क्या हम काफ़ी लाभ कमा रहे हैं तो उन्हें हमारी कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या यहाँ से पैसा निकाल कर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। रेशो के आधार पर मालूम चलता है। सेकंड पॉइंट है यूटिलिटी फॉर द क्रेडिटर्स, लेनदारों के लिए उपयोगिता। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे को उधार दिया हुआ है या उधार पर सामान दिया है। वो ये जानना चाहते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स के रेशो के आधार पर कि क्या हम उनके ऋणों का भुगतान करने के योग्य हैं या नहीं है। क्या हमारे पास इतना पैसा है कि जो उधार हमने लिया है उसकी हम पेमेंट कर पाएंगे, और हमारी कंपनी की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और वित्तीय स्थिति का मतलब एसेट और लायबिलिटी से होता है, ये हम रेशोज़ के द्वारा देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा यूटिलिटी फॉर द एम्प्लॉयज़ या कर्मचारियों के लिए उपयोगिता। कर्मचारी भी हमारे फाइनल अकाउंट्स का रेशो एनालिसिस के आधार पर गहराई से अध्ययन करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी ज़्यादा लाभ कमा रही है या हानि में जा रही है। अगर हमारी कंपनी ज़्यादा लाभ कमा रही है तो उससे उनकी वेतन वृद्धि की संभावना हो जाएगी कि मालिक जो है उनके सैलरी को बढ़ा देंगे, उनको बोनस भी मिल सकता है, बोनस दिया जा सकता है, और बाकी मोटिवेशनल तौर पर प्रोत्साहन के लिए लाभ जो है वो दिया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें मालिक तभी करेंगे जब उनको ज़्यादा लाभ होगा। ये कंपनी के लाभों पर निर्भर है और लाभों के बारे में रेशो एनालिसिस से पता चलेगा। चौथा पॉइंट है यूटिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये सरकार के लिए उपयोगिता। सरकार वित्तीय योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है कि कौन सी टाइप की फर्म को ज़्यादा लाभ देना है और किन को लाभ नहीं देना। तो कौन सी फर्म को लाभ देना है ये कहाँ से मालूम चलेगा। इसी बात से मालूम चलता है कि जो फर्म्स ज़्यादा हानि में जा रही हैं और उनकी बंद होने की संभावना है, उनको लाभ अधिक दिया जाए। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है यूटिलिटी फॉर द मैनेजमेंट, प्रबंध के लिए उपयोगिता। मैनेजमेंट या प्रबंध का मतलब है मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए कैसे उपयोगी है रेशो एनालिसिस, उसके पॉइंट्स हम देखेंगे। और पॉइंट्स में दिया गया पहला पॉइंट कि निर्णय लेने में सहायता करते हैं। रेशोज़ के आधार पर मैनेजर बिजनेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं। बी पॉइंट है वित्तीय पूर्वानुमान लगाने में सहायक, हेल्प इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। वित्तीय मतलब धन के मामले में पूर्वानुमान मतलब फोरकास्टिंग, भविष्य में इस प्रकार की हमारी स्थिति होगी। ये अनुमान रेशो के आधार पर, ट्रेंड के आधार पर लिए जाते हैं। सी पॉइंट है योजना निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग। रेशोज़ के आधार पर हम प्लान कर सकते हैं कि हमारी रेशोज़ बढ़ रही हैं तो भविष्य में हम इस प्रकार से करेंगे। डी पॉइंट है संप्रेषण में सहायता करते हैं, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। रेशोज़ हम कैलकुलेट करते हैं और उच्च अधिकारी या मालिकों तक सूचना पहुंचाते हैं कि हमारी रेशो बढ़ी है या कम। ये पॉइंट हमारा है। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। फाइनल अकाउंट, वित्तीय विवरण हमारे फाइनेंस स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट जो होते हैं, इट एनहांसेस द यूटिलिटी ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट्स। फाइनेंस स्टेटमेंट्स को ज़्यादा गहराई से जानना, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना रेशो के द्वारा संभव होता है। एफ पॉइंट है व्यावसायिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस की क्रियाओं को कंट्रोल इसके द्वारा किया जा सकता है। जो हमारे विभाग, जो हमारी दुकानें हानि में जा रही हैं, रेशो के द्वारा मालूम चला ये पार्ट हानि में जा रहे हैं तो उसके ऊपर हम ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और जो विभाग हमारे लाभ में जा रहे होते हैं उनको हम ज़्यादा बेनिफिट दे पाते हैं। अगला है हमारा जी पॉइंट, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन कंपेरेटिव स्टडी। तुलना करना, और यहाँ पर तुलना दो प्रकार से की जाती है। अपने इस वर्ष के जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, उनका पिछले वर्ष के परिणामों से तुलना करना। परिणाम का यहाँ पर लाभ हानि की बात हम कर रहे हैं, या फिर दूसरी तुलना हो सकती है अपनी कंपनी के लाभ हानि की तुलना दूसरी कंपनियों के साथ करना। आई पॉइंट अगला हमारा है वित्तीय स्थिति को मापने में सहायक, हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। हमारी कंपनी की वित्तीय स्थिति या फाइनेंशियल पोजीशन किस प्रकार की है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की।
जो हमारे को रेशोज़ के द्वारा पता चलेगा। जे पॉइंट हमारा कार्यकुशलता को मापने में सहायक, हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न। कार्य कुशलता मतलब कितनी कुशलता से हम कार्य कर रहे हैं, और कुशलता का पता हमारे को चलता है हमारे प्रॉफिट से। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ द रेशो एनालिसिस, या अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। सीमाओं पर यदि हम आते हैं तो इसमें पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, अशुद्ध लेखांकन समकों से अशुद्ध अनुपात आते हैं। फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशो। अगर हमारे अकाउंट्स में जो फिगर्स दी गई हैं वो गलत हैं, तो उनके आधार पर जो रेशो निकलेगी वो भी गलत होगी, और रेशो के आधार पर जो अर्थ निकाला जाएगा वो भी गलत होगा। सेकंड जो कमी है वो है अकेले अनुपात का सीमित उपयोग, लिमिटेड यूज़ ऑफ द सिंगल रेशो। यदि हम बहुत अच्छे तरीके से जांचना चाहते हैं, सही परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ग्रुप ऑफ रेशोज़ का प्रयोग करना होगा। एक अकेली रेशो के द्वारा परिणाम जो है कई बार सही नहीं आते। यदि एक ही टाइप की काफ़ी सारी रेशोज़ को हम अध्ययन करें और सभी का परिणाम एक ही जैसा हो, सभी एक ही चीज़ बताएं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो है वो सभी रेशोज़ बता रही है कि हमारी कंपनी काफ़ी लाभ में जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लेना चाहिए कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। सभी रेशोज़ बता रही है कि हानि हो रही है, तो फिर मान लिया जाना चाहिए। अकेले एक रेशो के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते। थर्ड पॉइंट है सीमित तुलनीयता या लिमिटेड कंपेरेबिलिटी। सीमित तुलनीयता का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि तुलना जो है एक कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। जब अलग अलग कंपनीज़ की अकाउंट बनाने की पॉलिसीज़ या लेखांकन की नीतियाँ अलग अलग प्रकार की हों, दूसरी कंपनी की नीति अलग है, हमारी कंपनी की नीति अलग है, उनके डेप्रिसिएशन का मेथड अलग है, हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड अलग है, उनके डेप्रिसिएशन का रेट अलग है, हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है, तब तुलना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द डिफरेंट टर्म्स। कई बार एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक कंपनी में कुछ और अर्थ लगाया जाता है, हम कुछ और अर्थ लगा रहे हैं। जैसे हम प्रॉफिट की बात करें, अगर प्रॉफिट वर्ड का यूज़ किया गया तो एक कंपनी उसे ग्रॉस प्रॉफिट मानती है, दूसरी कंपनी उसे नेट प्रॉफिट मानती है, थर्ड कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मानती है, फोर्थ कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, नेक्स्ट कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है, बिफोर डिविडेंड, आफ्टर डिविडेंड इत्यादि अलग अलग अर्थ इसके हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है गुणात्मक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। यहाँ पर गुण जो होते हैं उसे अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता, परंतु ये कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रबंधकों की योग्यता या हमारे मैनेजर्स की कुशलता कितनी है। मैनेजर्स यदि कुशल हैं तो फिर हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा लाभ इससे होने वाला है। ग्राहकों की संतुष्टि या कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमारी कंपनी के ग्राहक संतुष्ट हैं तो अवश्य ही हमारी कंपनी के लाभों में वृद्धि होगी। परंतु ग्राहकी की संतुष्टि जो होती है ये एक गुण होते हैं, और इन गुणों को पैसे में नहीं नापा जाता और अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता। हमारे पास एसेट्स हैं और एसेट्स में पुरानी मशीनें पड़ी हैं, वो एसेट्स में शो तो हो रही हैं, बेकार मशीनें पड़ी हैं एसेट में शो हो रही हैं, परंतु वो कुछ काम नहीं कर रही, कुछ उत्पादन नहीं कर रही। तो ये गुणात्मक तत्व जो है उनको हम अकाउंट में नहीं दिखाते, और उसके आधार पर रेशो भी सही परिणाम नहीं देते। सिक्स पॉइंट है मूल्य स्तर में परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा जाता, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। हमारी जो एसेट्स होती हैं उनको पुराने ही मूल्य पर दिखाया जाता है, परंतु मार्केट में आज उनकी कीमत में फ़र्क आ चुका है। ये जो चेंज आ जाता है प्राइसेस में, उसको हम अपने अकाउंट्स की किताबों में नहीं दिखाते, जिससे परिणाम सही नहीं पता चलते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उचित प्रमाप का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। अलग अलग उद्योग, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अपने अपने ही प्रमाप होते हैं। ये प्रमाप भिन्न होते हैं, इसलिए उनके आपस में तुलना कर पाना भी काफ़ी कठिन होता है। आठवां पॉइंट है उचित निष्कर्ष के लिए केवल अनुपात ही पर्याप्त नहीं होते। रेशोज अलोन आर नॉट एडिक्वेट फॉर द प्रॉपर कंक्लूजन। उचित निष्कर्ष या कोई डिसीजन अगर हम लोगों ने लेना है तो केवल मात्र रेशो के आधार पर नहीं दिया जा सकते। इसके लिए डिटेल एनालिसिस, गहराई से अध्ययन हमारे को करना होगा। इसके अलावा विवेक या बुद्धि का प्रयोग हमारे को करना होगा। विभिन्न तकनीकें हमारी जो है विश्लेषण की होती हैं उनका प्रयोग करना होगा, जैसे कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस हो गया, कंपेरेटिव स्टेटमेंट का एनालिसिस हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, इन सब का प्रयोग भी हमारे को करना चाहिए, तब जाकर सही परिणाम हमारे को प्राप्त होते हैं। नाइन्थ पॉइंट अयोग्यता व व्यक्तिगत पक्षपात, इनकॉम्पिटेंस एंड द पर्सनल वाइज। अयोग्यता का मतलब होता है हमारे जो मैनेजर हैं या अकाउंटेंट हैं वो इस योग्य नहीं है कि वो इस बात का पता लगा सकें कि हमारी कंपनी ज़्यादा लाभ कमा रही है या नहीं। या व्यक्तिगत पक्षपात का मतलब होता है कि एक मैनेजर अपनी जो डिपार्टमेंट है उसको ज़्यादा लाभ में शो करना चाहता है, तो वो क्या करता है, रिजल्ट को ज़्यादा बढ़ा करके बताता है। जब हम सही परिणाम नहीं देकर अपनी पक्षपात करते हैं तो इससे हमारा जो रिजल्ट है वो भी सही प्राप्त नहीं होता। टेंथ पॉइंट है ऊपरी दिखावट या विंडो ड्रेसिंग।
महत्वपूर्ण तत्वों को जब छुपा लिया जाता है फाइनल अकाउंट में, झूठी स्थिति को दिखाया जाता है, सही फिगर्स को नहीं दिखाया जाता फाइनल अकाउंट्स में, तो उसके आधार पर जो रेशोज़ कैलकुलेट होंगी वो भी सही नहीं होंगी और रिजल्ट जो होगा वो भी सही नहीं होगा। 11th पॉइंट है हमारा पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। हमारा जो अनुमान लगाना है वो सारा हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड होता है, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो पिछले वर्ष के बनाए जाते हैं, जो वर्ष बीत चुका है उसके बनाए जाते हैं। उसके आधार पर यदि हम भविष्य का अनुमान लगाना चाहते हैं तो अवश्य नहीं है कि जैसी परिस्थितियाँ पिछले साल थी वैसी ही परिस्थितियाँ आने वाले वर्ष में भी होंगी। इसलिए पिछले हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाना गलत है। 12th पॉइंट है लेखांकन नीतियों में भिन्नता, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। लेखांकन की जो नीतियां हैं वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग होने के कारण इनमें जो है तुलना कर पाना संभव नहीं होता। 13 पॉइंट है साधन ना कि साध्य, मीन्स एंड नॉट द एंड। ये जो रेशोज़ होती हैं ये एक साधन मात्र है, एक मीन है केवल किसी चीज़ किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का। ये केवल अंत नहीं है कि जो रेशो ने कह दिया उसे ही संपूर्ण मान लिया जाए। 14 पॉइंट हमारा समस्या समाधान की क्षमता से रहित, लैक ऑफ एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये हमारे को समस्या के बारे में बताती है कि ये विभाग जो है हानि में जा रहा है, ये विभाग लाभ में जा रहा है, परंतु उस समस्या को हल कैसे किया जाए उसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाते। 15 पॉइंट है मानकीकृत परिभाषाओं का अभाव, लैक ऑफ द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स। अलग अलग रेशो के अलग अलग लेवल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि पूरे संसार में माने जाएं, ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ। ये कमियां थी हमारी रेशो एनालिसिस की।